हाउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम केमिस्ट्री का 14.4 एवोपरेशन एंड बॉइलिंग पढ़ने जा रहे हैं। एवोपरेशन एंड बॉइलिंग, व्हेन वाटर इज़ टेकन इन ओपन कंटेनर एट नॉर्मल एक्सटर्नल प्रेशर, वेपर्स स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ इट्स surface silently and steadily. It is shown by the decrease in the level of water surface in an open container. It is called evaporation and it is known to occur at all temperature. प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोग एवोपरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि जब हम पानी को किसी भी एक खुले कंटेनर में रखते हैं नॉर्मल एक्सटर्नल प्रेशर पे, तो वेपर्स जो इसके होंगे वो हमारे पास सरफेस की सतह से निकलना शुरू हो जाएंगे साइलेंटली एंड स्टेडीली। यानी कि साइलेंटली बिल्कुल खामोशी के साथ और स्टेडीली मुसलसल। वाटर को अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर पे भी रखेंगे, बल्कि किसी भी टेम्परेचर पे वो होगा, वो किसी ओपन कंटेनर में होगा, और नॉर्मल एक्सटर्नल प्रेशर, ये आप लोगों ने कंडीशंस की याद रखनी है, नॉर्मल एक्सटर्नल प्रेशर पे होगा तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने सरफेस से बाहर निकलते जाएंगे। इट इज़ शोन बाय डिक्रीज इन द लेवल ऑफ वाटर सरफेस इन एन ओपन कंटेनर। और ओपन कंटेनर में अगर पानी होगा तो आप उसकी सरफेस में वाज़े फ़र्क भी देख सकेंगे, ऑब्जर्व कर सकेंगे। इट इज़ कॉल्ड एवोपरेशन, इसे एवोपरेशन कहते हैं। एंड इट इज़ नोन टू अकर एट ऑल टेम्परेचर, और ये हर दर्जा हरारत पर वाक़या होती है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जब हम लोगों ने पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था कि किसी भी स्टेट ऑफ मैटर का ले लें, स्पेशली हमारे पास लिक्विड और गैस में जब मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उनमें रैंडम मोशन हो रही होती है। सपोज़ ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल हैं तो ये इनकी जो मूवमेंट है वो हर तरफ हो रही है, और ये एक दूसरे के ऊपर, बल्कि वॉल्स ऑफ कंटेनर पे भी ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से जो मॉलिक्यूल हैं वो एवोपरेट होके बाहर निकले जा रहे हैं, उसे हम लोग कहेंगे एवोपरेशन। और ये जो एवोपरेशन होती है ये हर टेम्परेचर पर जारी रहती है, जिसने हमारे वाटर साइकिल को भी मेंटेन किया हुआ है। हमारे पास पानी हर वक्त समंदरों में, दरियाओं में, झीलों में, इवन के हमारे घरों से भी पानी एवोपरेट होकर एटमॉस्फेयर में वेपर्स की फॉर्म में जाता है, और वहाँ से क्लाउड्स में जाता है, और दोबारा बारिश की सूरत में ज़मीन पर आता है, और दोबारा हमारे ज़िंदगी का हिस्सा बनता है। आगे हम लोग आते हैं इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीज द रेट ऑफ एवोपरेशन। अब आप कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो हमारे पास डायरेक्ट प्रपोर्शन है टू एवोपरेशन, कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे रेट ऑफ एवोपरेशन भी बढ़ता जाएगा। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को अगर आप लोग जहन में रखें तो जैसे ही हम लोगों ने किसी भी चीज़ को, किसी भी स्टेट को टेम्परेचर देना शुरू करेंगे तो मॉलिक्यूल्स और एटम तो उसके ऑलरेडी मूवमेंट में हैं, हर वक्त वो हरकत कर रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर की वजह से उनकी हरकत और तेज़ हो जाएगी। और जब ये इनकी मूवमेंट तेज़ होगी, हरकत तेज़ होगी, तो ये एवोपरेट भी तेज़ी से करना शुरू कर देंगे, यानी कि अपनी सरफेस को स्केप करना भी तेज़ी से शुरू हो जाएंगे। बिकॉज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल escaping the surface also increase. The temperature will keep on increasing until the stage will come at which the water molecules acquire the maximum value of kinetic energy while in a liquid state. ये बेटा हम लोग बहुत अच्छे तरीके से, हम लोग पिछला हमारे पास टॉपिक था हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ देखें हमारे पास आ गया है, ये जो हमारे पास दो स्टेट्स थी, ये हमारे पास फ्लैट लाइन जो है B to C, ये हमारे पास इंडिकेट कर रही है कि यहाँ हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें हमारे पास फेज चेंज हो रही है, हम इसको कॉन्स्टेंटली टेम्परेचर दे रहे हैं। ये हमारे पास जो लाइन है ये इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है, ये बता रही है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन एक ख़ास टेम्परेचर पे जाके जहाँ B to C आपको नज़र आ रहा होगा, ये फ्लैट लाइन इंडिकेट्स दैट द टेम्परेचर इज़ नॉट इंक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास एनर्जी यूटिलाइज हो रही है फेज चेंज में, जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है। और सेम केस हमारे पास आपको यहाँ से भी नज़र आ रहा होगा कि जब हमारे पास लिक्विड से गैस में जा रहे हैं, तो यहाँ भी हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हुआ। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने एवोपरेशन एंड बॉइलिंग की तरफ।
The heat which is provided at this stage be utilized to change the liquid water into gaseous while keeping the temperature of water constant. This stage is called boiling. उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था कि इस स्टेज को हम लोग बॉइलिंग कहेंगे क्योंकि यहाँ हमारे पास उसका टेम्परेचर बढ़ रहा नहीं है. The process is being carried out at a constant atmospheric pressure. और इस प्रोसेस को यानी कि बॉइलिंग को अगर आप लोगों ने कैरिड आउट करना है तो आप लोगों को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट रखना होगा, यानी कि उसको आप लोगों ने नहीं बढ़ाना. नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन एवोपरेशन एंड बॉइलिंग. यानी कि अगर आपको आ जाए कि राइट ऑन द डिफरेंस बिटवीन एवोपरेशन एंड बॉइलिंग इन अ टेबुलर फॉर्म है कि टेबल की सूरत में लिखें तो आप इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. ऊपर दोनों की डेफिनेशंस आ गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास डेफिनेशन आ जाएगी एवोपरेशन की. ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास एवोपरेशन है और ये हमारे पास हम लोगों ने डिस्क्राइब किया है कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग, बॉइलिंग कैसे होती है. और आगे हम लोग अगर मज़ीद चले जाएँ तो हमारे पास आ जाएगा दोनों का डिफरेंस. तो पहले हम लोग एवोपरेशन का देखते हैं. इट इज़ अ सरफेस फिनोमेना. It occurs slowly and only at the surface of a liquid. ये हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि ये सिर्फ हमारे पास सरफेस फिनोमेना है. ये आहिस्ता आहिस्ता वाक़या होता है और लिक्विड की सरफेस से सिर्फ मालिक्यूल्स या एटम एस्केप करते हैं. इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर. ये हर दर्जा हरद पर वाक़या होती है बट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से नीचे. इट इंक्रीज़ विद इंक्रीज़ द टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा. यानी कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे एवोपरेशन भी इंक्रीज़ हो जाएगी, टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो एवोपरेशन भी डिक्रीज़ हो जाएगी. इट प्रोड्यूस कूलिंग. ये हमारे पास कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. इट रिक्वायर अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ प्रोवाइडेड फ्राम द इनसाइड द लिक्विड. और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको एवोपरेशन के लिए किसी भी एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती. जैसे हम लोगों ने बॉइलिंग का पढ़ा है तो बॉइलिंग में हमें एक्सटर्नल आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी. सपोज़ आपके पास यहाँ लिक्विड है तो लिक्विड को बॉयल करने के लिए आपको आग, टेम्परेचर, हीट, एनर्जी कुछ भी आप उसको कह सकते हैं, आपको कोई एनर्जी देना पड़ती है. लेकिन इन केस ऑफ एवोपरेशन को वही एनर्जी चाहिए होती है जो मॉलिक्यूल्स में ऑलरेडी होती है. जो काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी में हम लोग पढ़ चुके हैं कि मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, तो वो वहाँ से जो एनर्जी लेते हैं दैट इज़ इनफ फॉर एवोपरेशन. अब हम लोग आगे आते हैं बॉइलिंग की तरफ. तो बॉइलिंग में हम लोग है हमारे पास अ फेज चेंज व्हेन अ लिक्विड टर्न इनटू अ गैसियस थ्रू आउट द एंटायर लिक्विड फॉर्मिंग बबल्स एट अ डेफिनेट एक्सटर्नल प्रेशर. ये हमारे पास फेज चेंज है जो हम लोगों ने उसमें ग्राफ में पढ़ा था. कर्व में जो हमारे पास आई थी फ्लैट लाइन जिसमें कोई भी स्टेट चेंज होती है सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू सॉलिड. ये हमारे पास फेज चेंज है जो एक डेफिनेट एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आती है. और लिक्विड फॉर्म बबल्स, जब लिक्विड में बबल बनना शुरू हो जाते हैं. आप लोगों ने देखा होगा जब आप पानी को किसी भी कंटेनर में बॉयल करते हैं तो सबसे पहले उसके सरफेस पे बबल बनना शुरू होते हैं और वो जो बबल बन रहे होते हैं वही बबल, वही मॉलिक्यूल पानी की सतह पे आ जाता है और वहाँ से वो एस्केप कर जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर. इट अकर एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एट नॉर्मल प्रेशर एंड कॉल द बॉइलिंग पॉइंट. यहाँ हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके लिए हमें टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ हमारे पास है कि स्पेसिफिक टेम्परेचर. जैसे अगर इन केस ऑफ वाटर अगर आप लोग लें तो वाटर में हमारे पास इसको 100 सेल्सियस आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा. 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके ही पानी बॉयल होगा. इससे नीचे अगर आप उसका टेम्परेचर रखेंगे तो पानी में बॉयल नहीं आएगा. आगे है इट डज़ नॉट रिजल्ट इन कूलिंग. जैसे हमारे पास एवोपरेशन थी वो कूलिंग इफेक्ट देती थी, लेकिन बॉइलिंग हमें कूलिंग इफेक्ट नहीं देती. इट रिक्वायर्स एन एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स. डेफिनेटली जैसे हमने आपको बताया है कि पानी को बॉयल करने के लिए हमें उसको हरारत देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है. नेक्स्ट है हमारे पास दी इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द रेट ऑफ एवोपरेशन एंड बॉइलिंग. अब ऊपर से तकरीबन जब हमने पढ़ा है वो सारा हमने एवोपरेशन और बॉइलिंग का ताल्लुक़ पड़ा था टेम्परेचर के साथ. और यहाँ जब हम लोग आ गए हैं तो यहाँ हमारे पास है एवोपरेशन और बॉइलिंग का जो लिंक वो है हमारा
प्रेशर के साथ। एक्सटर्नल प्रेशर भी आप इसको कह सकते हैं, आप इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कह सकते हैं, आप कोई भी नाम इसको दे सकते हैं। आगे है रेट ऑफ बोथ एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग आर अफेक्टेड बाय द वेरिएशन इन द एक्सटर्नल प्रेशर टू विच लिक्विड इज सब्जेक्टेड। अब सेम लाइक टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर हमारे पास एवेपोरेशन और बॉइलिंग दोनों को डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा था, यानी कि उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन था। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे थे दोनों चीज़ें हमारे पास बढ़ रही थी। सेम केस हमारे पास यहाँ भी है कि ताल्लुक दोनों का, एवेपोरेशन का और बॉइलिंग का डायरेक्ट है एक्सटर्नल प्रेशर से। एक्सटर्नल प्रेशर को आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कह सकते हैं, जो हर वक्त हमारे इर्द गिर्द प्रेशर मौजूद होता है। रेट ऑफ एवेपोरेशन टेंड टू इंक्रीज बाय द डिक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर एंड वाइस वर्सा। वहाँ हमारे पास टेम्परेचर और एवेपोरेशन हमारे पास थे डायरेक्ट प्रोपोर्शन, लेकिन यहाँ हमारे पास प्रेशर और एवेपोरेशन का या प्रेशर और बॉइलिंग का जो ताल्लुक है दैट इज़ इनवर्स। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/E, कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे हमारे पास एवेपोरेशन कम होती जाएगी और उसकी बॉइलिंग भी सेम हमारे पास आ जाएगा। If a liquid is an open container, most of the molecule that escape into a vapor phase will not turn to a liquid phase। जब आप किसी भी कंटेनर में पानी को बॉयल करते हैं, अगर आपने उसको एक्सटर्नल प्रेशर नहीं दिया, मतलब कि आपने किसी अगर पॉट में कर रहे हैं उसके ऊपर ढक्कन नहीं है रखा हुआ, तो जितने भी मॉलिक्यूल्स वेपर्स में चेंज हो रहे हैं वो दोबारा लिक्विड में नहीं तब्दील होंगे। इंस्टेड दे विल डिफ्यूज़ थ्रू द एटमॉस्फेयर अवे फ्रॉम द कंटेनर, बल्कि वो एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाएंगे कंटेनर से निकल कर। इंक्रीजिंग द एक्सटर्नल प्रेशर विल फोर्स दीज मॉलिक्यूल टू टर्न बैक टू अ लिक्विड सरफेस, मेकिंग एवेपोरेशन डिफ़िकल्ट। इसी के अपोजिट अगर आप चले जाएं, अगर आप पानी बॉयल कर रहे हैं, अगर आप किसी पॉट पे, बीकर पे या किसी देगची में अगर आप उसके ऊपर ढक्कन रख देते हैं, उसका एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा देते हैं, तो जितने भी वेपर्स जा रहे थे वो दोबारा डिफ्यूज़ होके आ जाएंगे, वापस पानी वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे। व्हेन अ